हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटरकुल। आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं पेपर में। पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए थे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो में देखेंगे। हम पेपर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? जेई मेंस मैथमेटिक्स शिफ्ट टू इवनिंग 7 जनवरी 2020। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि थीटा 1 एंड थीटा 2 रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to पाई है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमको एक इक्वेशन दी है, कौन सी? ये वाली इक्वेशन दी है, उसमें जो सेटिस्फाई कर रही है। देन थीटा 1 टू द पावर थीटा 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप क्या कर लो, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है -5 बाय साइन थीटा है इज +4 = 0 है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा -5 बाय साइन थीटा +4 = 0। ठीक है, अब इधर क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा +4 साइन स्क्वायर थीटा = 0। अब देखो, ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें 4 साइन स्क्वायर थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो जो 2 साइन स्क्वायर थीटा +2 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा वो कितना बन जाएगा, 2, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। ठीक है, बाकी बचेगा कितना मेरा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और -5 साइन थीटा बचेगा। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, =0। अभी यहाँ पे साइन थीटा क्या मान के चल रहा हूँ मैं, साइन थीटा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। समझा, साइन थीटा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अब देखो, जो मेरा डोमेन था उसमें क्या दिया था, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 2 पाई भी इंक्लूडेड नहीं है, पाई भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, फिर 0 है। अब ऊपर वाला पार्ट अगर 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 2 साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा +2 = क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा साइन थीटा +2 = 0। तो इसमें क्या कॉमन ले लूँ, 2 साइन थीटा अगर कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा -2, और इधर -1 कॉमन ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा -2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा -1 और इधर लिख सकता हूँ साइन थीटा -2 = 0। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी, साइन थीटा = 2 आ गया और 1/2 आ गया। ठीक है, साइन थीटा की रेंज क्या रहती है, -1 से 1। तो ये जो 2 वाला ऑप्शन है ये नॉट पॉसिबल। तो मेरे साइन थीटा की वैल्यू कौन कौन सी आ गई, सिर्फ हाफ। ठीक है, तो जब साइन थीटा मेरा हाफ है, जब मेरा साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा क्या रहेगा मेरा, थीटा साइन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा क्या ले सकता हूँ, या तो 30 डिग्री होगा या फिर 180 - 30 यानी कि 150 डिग्री होगा। तो ये उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरा, थीटा 1। ये उसकी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा, थीटा 2। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था इसका इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन थीटा 1 कितना है मेरा, 30 डिग्री यानी कि π/6 और 150 डिग्री यानी 5π/6। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 थीटा और d थीटा। ओके, मुझे कॉस स्क्वायर 3 थीटा लिखना है। तो कॉस स्क्वायर 3 थीटा को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + कॉस ऑफ 6 थीटा बाय 2। कैसे, क्यों, क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा की होती है 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो उससे मैं अगर cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ उसको, 1 + cos 2 थीटा बाय 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 3 थीटा है, तो इसका 2 थीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 थीटा। तो मुझे फाइंड क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, π/6 से 5π/6 तक। ओके, तो ये चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो प्लस वाला चीज़ है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, यानी कि π/6 से 5π/6 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से cos 6 थीटा बाय 2। ठीक है, अब देखो जो 1/2 है इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, x, ये चीज़ मैं इंटीग्रेशन कहाँ से ले रहा हूँ, डी थीटा से ले रहा हूँ ना,
यहाँ पे ये डी थीटा है, ठीक है, ये डी थीटा है। तो डी थीटा से अगर इंटीग्रेशन लूंगा तो ये जो हाफ रहेगा, हाफ के आगे क्या रहेगा, कुछ नहीं है, तो डी थीटा अकेला है, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस साइन कॉस 6 थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे अंदर कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा तो जो कांस्टेंट रहता है वो हम क्या करते हैं, डिवाइड इंटीग्रेशन में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 6 थीटा बाई साइन 6 थीटा बाई 6, ओके। और जो हाफ है मेरा वो मैं बाहर ले लेता हूँ अगर कॉमन, ठीक है। और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की होंगी, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, ओके। तो अब अगर मैं इसकी लिमिट्स डालूं, मतलब हाफ ये है, लिमिट्स क्या डालूंगा, पहले 5 पाई बाई 6 डालूंगा, 5 पाई बाई 6 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 प्लस 5 पाई साइन 5 पाई कितना होता है, 0। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी मेरी, 0, ठीक है। तो 5 पाई बाई 6 फिर मैं क्या डालूंगा, पाई बाई 6 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 प्लस ये कितना बनेगा, साइन पाई कितना होता है, 0। तो मेरा फाइनली आंसर कितना रहेगा, हाफ इंटू 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 कितना होता है मेरा, 2 पाई बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 पाई बाई 3, जो कि कितना आंसर है मेरा, पाई बाई 3। तो मेरा जो इंटीग्रेशन की फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पाई बाई 3। तो इसका आंसर क्या है, 4th ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, द नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर्ड आर के फॉर विच 65 6 इंटू 35 सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 36 इंटू सी आर प्लस 1, ठीक है। अब देखो, जब भी एन सी आर दिया होता है मुझे, एन सी आर रहता है तो वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो मेरा ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको सिंप्लीफाई करूँगा, क्या होगा, 6 इंटू 35 सी आर, 35 सी आर क्या लिख सकता हूँ, 35 फैक्टोरियल बाय 35 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 सी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 36 फैक्टोरियल बाय 36 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसको और क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 35 फैक्टोरियल बाय 35 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 इंटू 35 फैक्टोरियल। लिख सकता हूँ 36 फैक्टोरियल क्या होता है, 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू समथिंग, 36 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये चीज़ क्या हो गई मेरी, 36 माइनस 1 35 माइनस आर फैक्टोरियल, आर प्लस 1 फैक्टोरियल को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे ही इसको लिख सकता हूँ, आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। अब जो आर फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहते हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है मेरा 1। तो आर फैक्टोरियल में काट सकता हूँ, और जो 35 फैक्टोरियल काट सकता हूँ, 35 माइनस आर फैक्टोरियल 35 माइनस आर फैक्टोरियल काट सकता हूँ। तो बचेगा क्या मेरा, 6 इंटू आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 36 इंटू के स्क्वायर माइनस 3। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 6 काट सकता हूँ, तो ये क्या आएगा मेरा, के स्क्वायर माइनस 3 मेरा कितना आ जाएगा, आर प्लस 1 बाय 6, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस 1 बाय 6 प्लस 3, ठीक है। अब देखो आर की डोमेन एक रहती है, अगर मैं 36 सी आर ले रहा हूँ तो आर की डोमेन क्या रहेगी, आर क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 35, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये आर की डोमेन है, ठीक है। अब देखो हमको क्या पूछा है, पॉसिबल पेयर ऑफ आर एंड के, ठीक है। तो अब देखो के मुझे क्या दिया, और के क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो यानी के क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन 0 1 2 भी होना चाहिए, -1 -2 भी होना चाहिए। लेकिन जो मेरा के स्क्वायर रहता है, स्क्वायर रहेगा, तो अगर मैं -1 -2 लूंगा तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो मैं उनको क्या करूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह मैं सिर्फ होल नंबर कंसिडर करूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर के मेरा 0 है, के अगर 0 है तो आर कितना हो जाएगा मेरा, आर इक्वल टू कितना होगा, ये चीज 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 इंटू 6 -18 और फिर -19, तो आर हो जाएगा मेरा -19। तो आर क्या है, ये -19, आर तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये क्या है, नेगेटिव हो रहा है, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं k इक्वल टू 1 लूंगा तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे k 1 लिया
तो ये कितना हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो 1 माइनस 3 माइनस 2, r प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 12, तो r कितना हो जाएगा, माइनस 13। पॉसिबल है कि नहीं? अगेन क्योंकि r की वैल्यू क्या होनी है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब k इक्वल टू 2 देखोगे तो r कितना आएगा मेरा, r कहता है k इक्वल टू 2 देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो 6 1 जा 6 और r हो जाएगा मेरा 5। तो पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि r क्या है, 0 से 35 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये रिजल्ट सेम मेरे किस पे आएगा, -2 पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि k स्क्वायर -2 और 2 के लिए क्या आएगा, सेम। अब k इक्वल टू 3 के लिए देखो, k इक्वल टू 3 के लिए k इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 9, और ये 3 इधर रहेगा तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 6 जा 36। r कितना वैल्यू आ जाएगा मेरा, r का वैल्यू आ जाएगा 35, है ना। तो 35 पॉसिबल है कि नहीं? हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि r इक्वल टू 35 भी हो सकता है, तो ये वैल्यू भी पॉसिबल है। तो देखो इसमें मैं k इक्वल टू -3 भी डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि k इक्वल टू -3 पे k स्क्वायर p 9 बनेगा। ठीक है, तो हमारे कितने ऐसे सेट बनेंगे, मेरे सेट बनेंगे r और k के ऐसे कितने पॉसिबल सेट बनेंगे, r मेरा 5 हो सकता है और k कितना हो सकता है 2, r 5 हो सकता है, k कितना हो सकता है -2, r कितना हो सकता है मेरा 35, k कितना हो सकता है -3, r कितना हो सकता है 35, k कितना हो सकता है 3। तो मेरे कितने बनेंगे 1 2 3 4, 4 सेट। तो आंसर कितना रहेगा इसका, सी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि a एक मैट्रिक्स है। कौन सी? a एक मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स। उसमें क्या दिया है मुझे टर्म्स, a i j, मतलब कि i मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और j क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये हो जाएगा टर्म a11, ये हो जाएगा a12, ये हो जाएगा a13, ये कितना हो जाएगा मेरा a21, ये हो जाएगा a22, ये हो जाएगा a23, ये हो जाएगा a31, ये हो जाएगा a32 और ये हो जाएगा a33। जो पहले मैं नंबर लिखता हूँ वो कौन सा लिखता हूँ, रो का नंबर, रो मतलब ये वाली चीज़ है, और जो मैं बाद में लिखता हूँ वो कॉलम, कॉलम क्या होता है, ये वाली चीज़। ओके, तो मेरा a हो जाएगा ये। अब b की बात करूँ तो b कितना हो जाएगा मेरा, b मैट्रिक्स में क्या दिया है मुझे, 3 i + j करना है। तो अगर मैं ये वाला टर्म लिखूंगा, इस वाले टर्म में i कितना है 1, j कितना है मेरा 1, तो i + j हो जाएगा 2, 2 - 2 0, तो 3 कितना हो गया 1। तो ये कितना बनेगा मेरा, a11 ही रहेगा। ठीक है, और लेकिन हाँ ये a21 रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमको ji दिया हुआ है, bij कितना दिया, aji होता है। ठीक है, तो जब मैं अगर इधर a12 की बात करूँ तो a12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ij का सम कितना रहेगा 2 + 1 3, और वो कितना हो जाएगा इंटू 3। ठीक है, लेकिन ये क्या रहेगा मेरा a21। ठीक है, जैसे ये a21 था, ये कितना हो जाएगा a11 होगा। एक ये गलती हो गई यहाँ पे, ये मेरा a11 होगा, a11। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 3 × a21, यहाँ पे ऐसे ही कितना हो जाएगा, i और j कितना है यहाँ पे 1 और 3, तो i + j कितना होगा 1 3 का हो जाएगा 4, 4 - 2 कितना होगा 2, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 9, तो ये कितना हो जाएगा 9a31। ठीक है, तो ऐसे ही मैं सिंपली इसको कर सकता हूँ। क्या होगा यहाँ पे हो गया मेरा 3a12, यहाँ पे कितना होगा मेरा 9a22, यहाँ पे कितना होगा मेरा 27a32। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना होगा मेरा, यहाँ पे होगा 9a13, यहाँ पे कितना होगा मेरा 27a23, और यहाँ पे ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 81, 21 3 से कितना होता है 81, ये कितना होगा 33। ठीक है, ये हो गए दोनों की मैट्रिसेस। अब मुझे क्या बोला है कि जो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ v, वो कितना दिया मुझे 81। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ a, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर ये डिटर्मिनेंट का मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, ये जो मैट्रिक्स है इसका मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ, है ना। तो देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें ये कर सकते हैं कि इस रो में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, मतलब मुझे ये b का क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना होगा मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ a11 a21। देखो जब भी मैं b ट्रांसपोज लूँ और b का लूँ, b ट्रांसपोज और b का जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। तो अगर मैं इधर b ट्रांसपोज b का डिटर्मिनेंट लूँ तो b ट्रांसपोज के बराबर लिख सकता हूँ इधर, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस चीज का ट्रांसपोज लूँ तो ये चीज क्या होगी, सिंपली ये चीज इधर आ जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी, और ये चीज जो इसका डायगोनल है वो
उधर की उधर रहेंगी। तो इधर 2 1 की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 1 2, है ना, क्योंकि ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2। मतलब ये वाला टर्म कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये वाला टर्म। तो ये कितना हो जाएगा 3a12 9a13, और ये कितना हो जाएगा 3a12 की जगह यहाँ पे कितना आना चाहिए, ट्रांसपोज लिया है क्योंकि हमने, तो 2 1, है ना। यहाँ पे क्या होगा 2 1, जो हमारा ये वाला था डिटरमिनेंट। यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 9a22, यहाँ पे क्या आना चाहिए 27a23, यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 9a31, यहाँ पे क्या आना चाहिए 27a32, यहाँ पे फाइनली 81a33। ठीक है। अब देखो इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, डिटरमिनेंट है ना, तो मैं क्या ले सकता हूँ 3 कॉमन ले सकता हूँ। और क्या होगा उस केस में, अगर मैंने ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में अगर किसी भी रो या कॉलम में से मैंने कांस्टेंट कॉमन ले लिया तो मैं कांस्टेंट क्या वो एग्जैक्टली बाहर ले सकता हूँ, है ना। तो अगर 3 कॉमन ले लिया तो वो 3 क्या मैं बाहर डाल सकता हूँ, तो 3 वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा a11, और मैं इधर से भी क्या ले सकता हूँ, इधर से क्या ले सकता हूँ मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ ना यहाँ पे। तो ये कितना जाएगा 9 × 3, तो क्या बचेगा मेरा यहाँ पे, तो a11 3a21, यहाँ पे क्या बचेगा 9a31। ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो बाहर क्या बचेगा a122, यहाँ पे 3 बचेगा 22, यहाँ 27 में से 3 हटाओगे तो क्या बचेगा 9a32। ठीक है। अभी यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो कितना बचेगा a13, यहाँ से 27 में से 9 हटाओगे तो कितना बचेगा 3a23, 81 में से 9 हटाओगे कितना है 9a33। ठीक है, ये डिटरमिनेंट बना। ठीक है। अब इसके बाद देखो ये कितना है 9 × 3 27। ठीक है, तो ये तो 27 हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें ना, ये वाला जो रो है इस रो में से 3 कॉमन ले सकता हूँ, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले जो रो है, ये वाला रो, इसमें से 3 कॉमन ले रहा हूँ, और जो ये वाला रो है इसमें से कौन सा कॉमन ले रहा हूँ मैं 9, तो क्या कर रहा हूँ इधर 9। ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज तो ऐसे की ऐसी बन गई, है ना। इस रो में से 3 कॉमन लिया तो सबके 3 बाहर निकाल लिया ऑलरेडी, तो बचेगा क्या 1 1 1, तो ये बन जाएगा। ठीक है। अब जो लास्ट वाला है उसमें से क्या लिया मैंने 9 कॉमन, तो क्या बचेगा इधर a31 a32 a33। ठीक है, ये बचेगा क्या मेरा b मॉड b। ठीक है, और ये चीज क्या है मेरी, ये चीज क्या है मेरे a मॉड क्या है मेरा a11 a12 a13 और a21 a22 a23 और a31 a32 और a33। ठीक है, तो ये चीज क्या आ जाएगी मेरी a का मॉड, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू, नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 27 × 27, और ये क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, डिटरमिनेंट ऑफ b कितना दिया मुझे 81, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 81 इज इक्वल टू 27 × 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब देखो 27 और ये काटूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, और 3 इससे काटा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 9, तो यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 4। ओके, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमको कि लेट a1 a2 a3, मतलब एक सीरीज दिया है, वो कौन सी सीरीज है GP। ठीक है, उसमें क्या बोला मुझे a1 क्या है नेगेटिव है, और मुझे पहले 2 टर्म का सम दिया है 4, तीसरे और चौथे टर्म का सम दिया है 16, और मुझे क्या बोला है कि समीशन ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स 4 लैम्डा है, तो वो मुझे फाइंड क्या करना है लैम्डा की वैल्यू। ओके, तो मुझे क्या दिया है मेरा a1 a2 a3 सो ऑन, ये क्या है GP में है। ठीक है, अभी GP में मतलब क्या है, उनमें कॉमन जो मैं R से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे a2 क्या लिख सकता हूँ मैं, a2 को लिख सकता हूँ a1 × R, a3 को क्या लिख सकता हूँ मैं a1 × R², ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो मुझे क्या दिया है कि a1 प्लस a2 कितना दिया है मुझे 4, यानी कि a2 क्या मैं लिख सकता हूँ a1 × R, तो ये कितना जाएगा a1 × a1 R इज इक्वल टू 4, तो a1 कॉमन ले लिया तो क्या था 1 + R इज इक्वल टू 4। ओके,
अभी देखो क्या होगा मेरा A3 प्लस A4, A3 प्लस A4 कितना दिया मुझे 16, ठीक है। अभी A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं A1 इंटू आर स्क्वायर, A4 को क्या लिखूंगा मैं A1 इंटू आर क्यूब, है ना। ये कितना दिया मुझे 16। अब इसमें क्या लिख सकता हूँ कॉमन A1 इंटू आर स्क्वायर, तो कितना बचेगा 1 प्लस आर, ये कितना हो जाएगा मेरा 16, ठीक है। एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, दूसरी इक्वेशन क्या हो गई ये, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ 2/1 कर सकता हूँ, तो क्या आएगा मेरा A1 आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन A1 इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 16/4 यानी कि 4। ओके, अब देखो आर मेरा यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, आर अगर -1 हुआ तो मैंने इन दोनों को काट नहीं सकता, तो ऐसा लिख सकते हो कि आर नॉट इक्वल टू -1, है ना। और फिर क्या कर दूंगा मैं ये काट सकता हूँ, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ A1 मेरा 0 नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिया कि A1 0 से छोटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ A1 भी काट सकता हूँ। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आर क्या आना चाहिए मेरा, आर आना चाहिए +-2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ प्लस के लिए भी निकाल लेता हूँ एक बार, और एक बार माइनस के लिए भी निकाल लेता हूँ। तो देखो जो पहली इक्वेशन है उसमें क्या दिया है मुझे, पहली इक्वेशन में दिया है कि A1 इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना दिया है 4। तो पहले मैं मान के चलता हूँ कि आर कितना है इक्वल टू 2 है, तो इस केस में क्या होगा मेरा A1 इंटू आर प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से A1 की कितनी वैल्यू आ गई मेरी, A1 की आ गई वैल्यू 4/3। और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया A1 लेस देन 0 है, तो ये चीज़ क्या लेस देन 0 है नहीं, तो मेरा ये पॉसिबल केस होगा क्या नहीं। तो आर क्या आएगा मेरा -2, आर होगा -2, ये चीज़ नहीं होगी, आर क्या होगा मेरा -2। आर अगर -2 हुआ तो A1 कितना होगा मेरा, उसमें 1 -2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी -4। ओके, तो मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है, मुझे फाइनली फाइंड करना है कि समेशन ऑफ AI i इक्वल टू 1 से 9, मतलब 1 से 9 तक का मुझे क्या समेशन सीरीज लेनी है। तो जब भी मैं GP का सम लेता हूँ तो वो कैसे लेता हूँ A इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n बाय 1 माइनस आर। यहाँ पे A क्या है पहला टर्म, R क्या है मेरे जो जिस फैक्टर से मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे A कितना हो जाएगा मेरा -4, और R कितना है मेरा -2, तो -2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे 9, क्योंकि 1 से 9 जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 9, और 1 माइनस ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा मेरा, ये तो -4 हो गया, ठीक है। नीचे कितना हो गया 1 + 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3। ओके, अब ये कितना हो जाएगा ऊपर का 1 प्लस ये 2 माइनस रेज़ टू पावर 9 है, यानी ऑड नंबर है ऊपर तो माइनस ही रहेगा, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 रेज़ टू पावर 9। ओके, तो 2 रेज़ टू पावर 9 कितना हो जाता है मेरा 512, और 512 + 1 कितना हो जाएगा मेरा 5/3। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा -4 इंटू 513/3, और इक्वल टू ये हमारा क्वेश्चन में कितना दिया था 4 लैम्डा। हमको बोला था कि समेशन की वैल्यू कितनी दी है, इस चीज़ की वैल्यू कितनी दी थी हमको 4 लैम्डा दी थी ना, तो मैं इस चीज़ को किसके बराबर कर सकता हूँ 4 लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ कैसे, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा फाइनली कितना आ जाएगा मेरा, लैम्डा आ जाएगा मेरा -113/3, है ना। और इससे 513 क्या है मेरा 3 से डिविजिबल है, तो मैं इसको 3 से काट सकता हूँ, तो कितना आएगा -171, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, हाँ जरूर है, तो आंसर क्या है हमारा ए, ऑप्शन 1। हमारा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -171। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि लेट A B C D be 4 नॉन एम्प्टी सेट्स, द कॉन्ट्रास्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ इफ A is a subset of B and B is a subset of D then A will be subset of C is। तो देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको मैं ये जो इवेंट है ना, इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये P इवेंट है, ये मेरा Q इवेंट है, ये मेरा R इवेंट है, ठीक है। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेटमेंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि P एंड दिया है, मतलब ये क्या रहता है ऐसा यूनियन, तो P यूनियन Q का, और मुझे क्या दिया देन, इफ और देन दिया, यानी कंडीशनल आपका कंडीशन लगता है यहाँ पे ये इनटू R
आर इवन दिया देन, तो ये कंडीशन वाला लगता है, ठीक है। अब देखो, तो मैं इस चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि P यूनियन Q कंडीशन R, ठीक है। अभी मुझे क्या लगना है, इस पूरे टर्म का, इस पूरे चीज का मुझे क्या चाहिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यानी कि ये वाला चीज, तो ये यानी उसका उल्टा चीज। तो उल्टा चीज फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस पूरी चीज का लूंगा। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जब मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव लूंगा तो कंडीशन का क्या हो जाता है, कंडीशन उल्टा हो जाता है। तो यानी आर टर्म का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कंडीशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P यूनियन Q। ओके, तो देखो अब इसका क्या होगा, इस चीज का क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव R, तो ऐसे का ऐसा रहेगा। और ये कंडीशन, अब मैं इसका जब ब्रैकेट खोलता हूँ ना, तो क्या होता है कि जो यूनियन था, मतलब एंड वाला जो था, एंड की जगह क्या आ जाता है, और में क्या रहता है, ये ऊपर की तरफ रहता है। यानी कि ये भी चीज हो सकती है या फिर ये भी चीज हो सकती है। अभी एंड था, उसमें क्या था, ये चीज होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, मतलब दोनों साथ में होनी चाहिए। लेकिन जब और आता है तो और में क्या, या तो ये हो या फिर ये हो, ठीक है। तो मैं अगर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव खोलूंगा तो क्या आएगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव खोलने पे ये आएगा कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ Q। ओके, तो अभी जब मैं इस पूरे टर्म का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा, इस चीज का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कंडीशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ Q, ठीक है। अब देखो R मैंने इवेंट क्या लिया था, A इज अ सबसेट ऑफ C। तो अगर मैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलूं तो क्या होगा, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। और कंडीशन दी है क्या, कि इफ ये है, इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, देन P क्या कंडीशन दी थी, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो P कंडीशन क्या हो जाएगी, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, और ये चीज क्या है, और जो Q है, Q कहता है मेरा B इज अ सबसेट ऑफ D। तो ये क्या हो जाएगा, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ D, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या, इफ A इज अ सबसेट, ये तो ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया है, देन, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बी ऑप्शन। इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, देन आइदर A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B और B इज नॉट अ सबसेट ऑफ D। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है।